हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि मेरी मैरिड लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी कड़वे मेरे लाइफ के इंसिडेंट्स हुए, मेरे हस्बैंड के थ्रू, मेरी एक्स सास के थ्रू, सब कुछ सहन करती गई मैं। चाहे थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्लेन करके या लेट गो करके, बातों को जाने दे के, और बस किसी तरह सहती रही उन प्रताड़नाओं को और उन इंसिडेंट्स को, उन गैस लाइटिंग के इंसिडेंट्स को, नार्सिज्म को, है ना। लेकिन जो एक आखिरी जो वो था इंसिडेंट, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं यार, आस्था बहुत हो गया, अब सहन नहीं होता मुझसे, अब मेरी टॉलरेंस पावर ख़त्म हो गई है। क्योंकि वो जो ब्लेम लगा था, जो आखिरी ब्लेम जो मेरे ऊपर लगा था, वो असहनीय था मेरे लिए। वो मेरे व्यक्तित्व में ही नहीं है, तो वो बिल्कुल मेरे से, मतलब जैसे मेरे लिए इतना बड़ा धक्का सा था कि ये कैसे इल्ज़ाम लगा दिया सुमित ने मेरे ऊपर। तो वो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ। और उस रात के बाद मैंने अगले दिन सोचा कि ठीक है, अब मैं और नहीं सहूँगी, और मैं अब जब तक सुमित मेरे को मनाएगा नहीं, मैं उससे, मतलब उसके घर वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरे माइंड में था। छोड़ने का तब भी मेरे माइंड में नहीं था कि रिश्ता तब टूट जाएगा, हमेशा के लिए डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा तब भी मेरे माइंड में नहीं था जब मैं यहाँ उसके घर से मायके आ रही थी। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि सुमित मेरे लिए एक रेड फ्लैग, एक ऐसा इंसान जिसको कभी आप अपना नहीं सकते, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुन नहीं सकते, अपना बॉयफ्रेंड, अपना हस्बैंड कुछ नहीं बना सकते, और जो आपके लिए एकदम गलत इंसान है, वो कैसे मेरे लिए साबित हुआ। तो मैं पहले इंसिडेंट के बारे में अब आपको बताती हूँ कि मैं एक दिन चुपचाप, पेंटिंग मेरे को करने का शौक़ है, मैं टेबल क्लॉथ पे पेंट कर रही थी। और सुमित की मम्मी की हमेशा से वही आदत होती है कि सुमित से पूछती है, मेन्यू डिसाइड करती है खाने का कि क्या बनेगा। उस दिन घर में कोई सब्जी नहीं थी, तो आलू बस रखे हुए थे। तो सुमित की मम्मी ने कहा कि रसे के आलू रोटी चावल बनवा लेते हैं। तो अब सुमित इस पर बहुत देर तक सोचते रहे। तो मैंने कहा क्या हुआ, रसे के आलू पसंद नहीं है क्या? सुमित कहते हैं कि अरे नहीं, वो डायबिटीज़ है ना, तो इसलिए रसे के आलू नहीं खाने चाहिए। अब उन दिनों में जन्माष्टमी भी चल रही थी, है ना, लेकिन घर में सारी कतरी कसार सब कुछ बना हुआ था। तो मैंने इस पे बोला कि परहेज़ पूरी तरीके से हो ही कहाँ रहा है, कतरी कसार बनी तो हुई है, या तो पूरी तरीके से परहेज़ कीजिए, कुछ भी मत बनाइए, कुछ भी मत खाइए, या फिर मतलब अगर परहेज़ नहीं कर रहे हैं तो आलू भी खा लीजिए। तो इस पे सुमित कहते हैं कि नहीं, अभी मैं सब्जी लेके आऊँगा। फिर एकदम से अचानक से उसको पता नहीं क्या खुन्नस सवार होती है, क्या चिड़चिड़ापन होता है, वही ना नार्सिज्म, शांति से नहीं रह सकते, ड्रामा क्रिएट करना होता है। तो वो एकदम से वो बोलते हैं कि वो सोन पापड़ी का डिब्बा कहाँ गया, जो यहाँ रखा हुआ था मेज़ पे। मैंने कहा वो तो ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे सुमित ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, छुप के खाती हो, शेयर करके नहीं खाती हो, और चुरा के खाती हो। इस पे मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए। मैंने कहा ऊपर ही तो रखा है, ऊपर को कमरे को अपना समझो, कभी ऊपर तो आया करो, खा लिया करो। तो ये बात मैंने बोली उससे, लेकिन मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि उससे ऐसे बोल कैसे लिया कि शेयर करके नहीं खाती हो, चुरा के खाती हो। ये मेरे व्यक्तित्व में कभी है ही नहीं। मैंने जब जब खाना खाया है तब सुमित और सुमित की मम्मी के साथ ही खाना खाया है। कभी भी कसार वसार भी खाया है तो मैं पूछती थी, मिठाई खाती थी तो मैं पूछती थी आप लोग को लेना है कि नहीं लेना है। ये तो मेरे व्यक्तित्व में है नहीं। जो मुझे जानता है वो अच्छे से ये बात बोल सकता है कि मैं हमेशा से ही चीज़ें शेयर करके खाने वाली लड़की हूँ, कभी इस चीज़ के लिए सेल्फिश हो ही नहीं सकती। तो सुमित ने ये ब्लेम मेरे ऊपर कैसे, चुराने का इल्ज़ाम कैसे लगा दिया मुझसे, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद बोलता है कि ये पेंटिंग करते हुए तो ज़माने हो गए इसको। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं 15 दिन के लिए तीजों पे गई थी, तो मैं पेंटिंग मैंने करी कहाँ। तो फिर कहते हैं कि अरे तो वो मायके में इतना काम कहाँ होता है, तो मायके में कर लेती। अब इस पे भी उसको चुल, अरे भाई, मतलब मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ के लिए
लेकिन मैं ये बात बोल सकती थी कि मैं अपने दिल की खुशी के लिए पेंटिंग करती हूँ, और पेंटिंग के बूटे के ऊपर ये आधारित होता है कि वो 1 दिन में होगा, वो 10 दिन में होगा, कि 100 दिन में होगा। और मैं कितने भी दिनों पेंटिंग करूँ, 100 दिन में करूँ, 1 दिन में करूँ, 10 दिन में करूँ, 1 साल में करूँ, तुमसे क्या मतलब? वो तो मैं अपने दिल की खुशी के लिए करती हूँ। तो ये बात कहने का क्या औचित्य बनता है कि इस पेंटिंग को तो करते हुए ज़माने हो गए, तुमसे क्या मतलब है? नहीं। और वो जो सोन पापड़ी का डिब्बा जिसके लिए ये चोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे थे, वो 1 महीने तक वहीं नीचे रखा हुआ था मेज़ पे। तब इन दोनों माँ बेटे ने बिल्कुल नहीं खाया, और जब मैं ले गई तब मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे। मेरे को लगा जब 1 महीने तक नहीं खाना होगा, इसलिए मैं उसको ऊपर ले गई थी। और अभी बताओ, 2 मिनट पहले बंदा आलू के लिए कह रहा है कि डायबिटीज़ है दोनों माँ बेटे को, और अब सोन पापड़ी के लिए डायबिटीज़ ख़त्म हो गई तुम्हारी। आपके मतलब दोनों ही बातों में इतना डिफरेंस कैसे है? अरे कुछ लॉजिक तो होना चाहिए आपकी बातों में। अब उसके बाद जब सब्जी लेके आया तो लौकी लेके आया जो मैं नहीं खाती हूँ, शायद जानबूझ के लेके आया कि एक बार भी उसने सोचा नहीं कि मेरी बीवी आज क्या खाएगी खाने में। ना उसने उस दिन कुछ बनाया मेरे लिए, ना उस दिन उसने कुछ मंगाया बाज़ार से मेरे लिए कि या बाज़ार से लेके आता, कुछ नहीं। उसने सोचा ही नहीं कि मैं क्या खाऊंगी। और मैं उस दिन रो रही थी इतना ज़्यादा कि मेरे पति ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। इसलिए मेरे को बहुत हर्ट हुआ था उस दिन। मैंने चुपचाप, मैंने बात को बढ़ाया नहीं, फिर भी मैंने दोनों माँ बेटे के लिए लौकी और रोटी बना दी थी। और फिर मैं जब कह रही थी कि मेरे को मन नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ ऊपर, तो मेरी सास ऐसे कहती है, लौकी बनी है इसलिए नहीं खा रही हो। और वो कनिंग वाली स्माइल, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट कनिंग वाली स्माइल। उनको बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन। तो खाना तो पड़ेगा, चाहे आधी रोटी खाओ, सुबह का बंडा रखा है उससे खाओ। तो मैंने बात ना आगे बढ़े, इसलिए उनके कहने से आधा बंडे से रोटी खा ली। बट मेरा मन नहीं हो रहा था कि खाने का, भूख लग रही थी पर मन नहीं हो रहा था खाने का। तो पूरी रात फिर जब सुमित ऊपर 11 बजे आए, इधर उधर करवट लेते रहे, लेकिन बंदे ने एक बार भी मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करी कि आज तक क्यों रोई तुम, और क्या बुरा लग गया तुमको, कौन सी बात मेरी बुरी लग गई। बिल्कुल कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उन्हें मेरे से। अगले दिन फिर वो गुड़गांव चले गए। तो रात के टाइम पे मेरी सास को पता नहीं क्या जुंग सवार हुई, उनको भी शायद लड़ने का मन हो गया। तो वो कहने लगी कि ये लौकी पूरी क्यों बनाई है, लौकी आधी बनानी चाहिए थी। और उस लौकी के बनने से 2 दिन पहले ही उन्होंने मेरे को बोला था, जब मैंने तुरई आधी बनाई थी, कि तुरई आधी क्यों बना ली, तुरई पूरी बनानी चाहिए थी। तो वो उनको वही है ना, हर चीज़ में उंगली करने की आदत है। तो इस पर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आज से सब्जी आप बना लिया करिए, रोटी और चावल मैं बना लिया करूँगी। मैंने इस पर ये सॉल्यूशन निकाला। तो इस पर ये हामी भरना चाहिए था उनको, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। हामी तो नहीं भरी, उन्होंने कहा तो फिर हम ही ना सारा खाना बना लें। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर बना लीजिए। तो इसमें मैं और क्या बोलती, मेरा पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो गया था। अब मुझसे आप एडजस्ट नहीं करवा सकते थे उन दोनों के साथ। दिस लेडी भी सो इनसेंसिटिव कि बंदी देख रही है कि एक दिन पहले बहू हमारी रो रही है, बहू और बेटे की हमारी सामने हमारी लड़ाई हुई है, और फिर भी ये मुद्दा उठा रही है कि लौकी तुमने पूरी क्यों बनाई, लौकी तुम्हें आधी बनानी चाहिए थी। ये नहीं कि मतलब अरे ठीक है तुम्हें जितनी खानी है तुम खा लो, जानवर भी होते हैं, जानवर को खिला दो, उनके पेट में चला जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा, पुण्य ही हो जाएगा। पर नहीं, उन्हें तो इशू बनाना है हर बात का। रोती हुई बहू नहीं दिख रही है, मतलब आप अवॉइड भी तो कर सकते हो इस कन्वर्सेशन को, कि आपको थैंकफुल होना चाहिए कि इतना ख़राब मूड था उस दिन मेरा, उसके बावजूद भी मैंने चुपचाप रोटी और लौकी उनके लिए बना दी, दोनों के लिए, माँ बेटों के लिए। पर थैंकफुल तो नहीं हुई, और ये बात उठा रही है मेरे को चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो उस दिन के बाद उन्होंने भी जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करी, सुमित ने भी, ये दोनों ने माँ बेटों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो मैंने सोच लिया था कि मैं अभी मम्मी का छठी का जन्माष्टमी का सामान जो था
वो उसको रखवाने के लिए मैं जा रही थी अगले दिन घर, है ना। मैंने कहा सुमित अब मेरे से माफ़ी मांगेगा और अपनी गलतियों के लिए। मेरे माइंड में ये था कि अभी तो मैं चली जा रही हूँ, 1-2 दिन के सामान के साथ मैं अपने मायके आ गई थी कि थोड़ा चेंज हो जाएगा मेरा, और सुमित से मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी हर एक इंसिडेंट का, तब मैं वापस ससुराल चली जाऊँगी। ये मेरे माइंड में उस टाइम पे था। मेरे माइंड में उस टाइम पे ये था ही नहीं कभी भी कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया और डिवोर्स तक बात चल जाएगी, ये सब नहीं था। लेकिन हाँ, हर्ट मैं बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, कि सुमित ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा कैसे दिया इस बात पे। तो फिर मैंने सुमित को जब मैसेज किया कि मैं अभी 1-2 दिन के लिए आ गई हूँ, तो वो जो कहते हैं ना गैस लाइटर्स के जो पेट्रियाटिक पेटेंट डायलॉग्स जो होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, और ये तुम्हारी ऐसी सोच है, तो उस टाइप जब मैंने मैसेज किया कि आपसे मेरी लड़ाई हो गई थी और फिर मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी और मैं अपना माइंड चेंज करने के लिए अभी मायके आई हुई हूँ। तो इस पर सुमित कहता है नहीं, मेरे से तो कोई लड़ाई नहीं हुई आपकी, और मेरी मम्मी से भी कोई लड़ाई नहीं हुई आपकी, और मम्मी कुछ हमारे फ्यूचर के लिए बताती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, और बड़े हमारी, वो उस टाइम पे भी अपनी मम्मी के ही वही साइड ले रहा था कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था लौकी के लिए कि बहू और बेटे की लड़ाई हुई है, बहू रो रही है, तो उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। पर सुमित ने तब भी स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए। तब मैं माइंड में आ गया था कि अब जब तक सुमित मेरे से माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं सुमित के घर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने ये डिसाइड कर दिया था। लेकिन एक लॉयल और एक अगर लवेबल हस्बैंड होता है ना, तो वो क्या करता है कि जैसे ही गुड़गांव से आता सुमित, पहला काम ऐसा होता सुमित का कि वो मेरे पास आता अगले ही दिन कि मैं अपनी वाइफ मेरी रूठी हुई है, मैं उसको जाके सबसे पहले काम मनाऊंगा। सुमित मेरे से मैसेजेस पे बोलते रहे कि तुम्हारी नेगेटिव थॉट है और तुम नेगेटिव ही सोचती रहती हो, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ। अरे भाई, नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं भरी पड़ी है। मैं बखेड़े नहीं खड़ा करती हूँ, बखेड़े तुम और तुम्हारी मम्मी खड़े करती हैं। हर एक छोटी सी बात का इशू बनाना वो तुम लोग करते हो। नेगेटिविटी तुम्हारे लोग के अंदर भरी पड़ी है, और उसको ये बात समझ में ही नहीं आती है। वो यही बोलता रहा पूरे टाइम पे। और मैंने कहा कि आपके जो पति के जो दायित्व होते हैं पत्नी के प्रति, उसको आप कभी पूरा करोगे कि नहीं करोगे, और जो ब्लेम गेम खेलते हो उसको बंद करोगे कि नहीं करोगे। मैंने क्वेश्चन मार्क करके करा। सुमित का कोई रिप्लाई उसके बाद आया ही नहीं। लास्ट मैसेज मेरा था। और फिर सीधे पहली तारीख को मेरी भैया की बर्थडे होती है, 1 सितंबर को, तो उस दिन मैसेज किया होगा। बट मेरी आदत ऐसी रहती है कि मैं कुछ टाइम पे व्हाट्सएप कुछ दिनों के लिए बंद कर देती हूँ, एंड सोशल मीडिया से कभी कभार थोड़ा कट ऑफ कर लेती हूँ। तो मैंने उन दिनों व्हाट्सएप बंद कर रखा था। तो सुमित का मैसेज अगर पहुँचा होगा तो मतलब नहीं देखा होगा, तो उस पर उसने मेरा ये माइंड में अपने बना लिया कि मैंने सुमित को ब्लॉक कर दिया अपने मन से। और 4 सितंबर को, जो अब आप ये सोचिए, जिस बंदे ने आज तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक मतलब इतने महीनों में एक बार भी मेरे लिए मैरिज एनिवर्सरी का स्टेटस नहीं डाला कि आज हमको 3 महीने हुए, आज हमको 4 महीने हुए, वो सीधे 4 सितंबर को डाल रहा है कि 6 मंथ्स कंप्लीटेड, ऐसे करके स्टेटस डाल रहा है। जब मैं कहती थी कि आप कभी स्टेटस नहीं डालते हो एक जो भी महीने का कंप्लीट होता है, तो इस पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही चीज़ है, रेड सिग्नल ये है। वो बोल रहा था कि मैंने अपनी कंपनी में नहीं बताया है कि मेरी शादी हो गई है, मम्मी का तबीयत का मैंने बताया है अब कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं ही एक इकलौता लड़का हूँ जो उनकी देखभाल करता हूँ, इसलिए मैं रोज़ाना गुड़गांव की जॉब नहीं कर सकता, और मैं सिर्फ 3 दिन आ सकता हूँ, और 2 दिन मेरी मम्मी को मुझे देखना पड़ता है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। और मैंने मैरिज का बताया नहीं है, मैरिज का बताऊँगा तो फिर वो कहेंगे कि गुड़गांव आइए आप, या फिर अपनी वाइफ को छोड़िए और आप 7 दिन में जॉब कीजिए वहाँ पे, और वाइफ को मम्मी के पास छोड़िए। तो वो ये सब ये कहेंगे कंपनी वाले। तो ये सबसे बड़ा घपला घोटाला
था सुमित का। और जब बाकी महीने नहीं डाले तो फिर अचानक से 6वें महीने में, सितंबर के महीने में कैसे डाल दिया आपने कि 6 मंथ्स कंप्लीटेड। इस पे मेरी मम्मी ने जब बोला कि इस आस्था से कोई बात कर नहीं रहे हो और उससे मिलने आ नहीं रहे हो, तो इसे ये 6 मंथ्स कंप्लीटेड के स्टेटस का क्या फ़ायदा, तो क्या वैल्यू है इस चीज़ की। तो सुमित कहते हैं मेरे लिए वैल्यू है। और इस पे सुमित बोलते हैं जब मैं बाहर था, मेरी मम्मी अकेले थी, क्या आस्था का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो मेरी मम्मी को फ़ोन करे। और सुमित ने कहा कि सॉर्ट आउट तो मैं भी करना चाहता हूँ, बट आप लोग कभी बात नहीं करते हो जब मैं घर आता हूँ। टाइम मिलेगा तो घर आऊँगा, जब वीकली शिफ्ट भी होता है मेरा ऑफिस का। अब पहली बात तो मैं क्यों फ़ोन करूँगी तुम्हारी मम्मी को, मुझे पहले ये बताओ। प्रॉब्लम क्रिएट किसने की थी? तुम्हारी मम्मी ने। उनको उस दिन लौकी के लिए बोलने की क्या ज़रूरत थी? उनको बल्कि मुझे फ़ोन करना चाहिए था कि आस्था बेटा क्या हुआ, किस बात से परेशान हो और क्या बात बुरी लग गई, सुमित को माफ़ कर दो और घर आ जाओ। ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए था अपना, और बड़े होके दिखाना चाहिए था कि फ़ोन करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि मेरी। पहली बात। और दूसरी बात, जो तुम ये कह रहे थे कि आस्था ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तुमने कैसे मान लिया ये बात को कि आस्था ने तुमको ब्लॉक कर दिया अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करी है? एक बार का तुम हस्बैंड हो, फ़र्ज़ बनता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है कि आस्था ने ब्लॉक किया है, तो तुम्हें एक बार कॉल नहीं करनी चाहिए थी आस्था को कि देखूँ तो कि अगर ब्लॉक किया होगा तो कॉल भी नहीं मिलेगी ना, तो कॉल करके देख लूँ कि आस्था ने वाकई में ब्लॉक किया है या नहीं किया है। या फिर अगर मान लो तुम मान भी रहे हो कि ब्लॉक किया है, तो पूछने का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि ऐसी क्या बात हो गई आस्था जो तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? पूछना चाहिए ना। अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना लेंगे। जो ये बात कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर आप लोग कुछ बात नहीं करते जब मैं आता हूँ। अरे भाई, तुम क्या दूध पीते बच्चे हो जो मेरे मम्मी पापा और तुम्हारी मम्मी आपस में सॉर्ट आउट करेंगे? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो भाई हम दोनों को प्रॉब्लम्स अपनी सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, ना कि हमारे माँ बाप सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को। अजीब इंसान है। जो बात मुझे तुम्हारी सही नहीं लगी है वो मैं तुम्हें बोलूँगी, जो तुम्हें मेरी बात सही नहीं लगी है वो तुम मुझे बोलोगे, बीच का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, तब रिश्ता सुधरता है ना। कि बाकी बड़े लोग आके आपका रिश्ता सुधारेंगे। दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं 2 साल के। फिर वही इमेच्योरिटी वाली बात। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो सुमित में था कि वीकली शिफ्ट होता है और ऑफिस करना होता है। जो इंसान ये कह दे आस्था मेरी वाइफ अगर रूठी हुई है, उसको मनाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरा ऑफिस है, तो उससे बड़ा रेड फ्लैग एक गलत इंसान आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी वाइफ रूठी हुई है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वही बनती है कि उससे मिलके जितनी भी गलतफहमियां हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गिले शिकवे हैं, सबसे पहले उससे जाके सॉर्ट आउट किया जाए फेस टू फेस। इसके बाद पूरा 1 महीना हो गया, सुमित ने मेरे से पूरे सितंबर भर कोई बात कुछ नहीं करी, एंड सीधे ना भैया की बर्थडे याद कर रख रहा है, उसको मेरी मम्मी की बर्थडे नहीं याद है कि 3 अक्टूबर को मेरी मम्मी की बर्थडे होती है, और वो जानबूझ के वो और उसकी मम्मी 2 अक्टूबर को आए ताकि मेरी मम्मी की बर्थडे ख़राब हो। यही इंटेंशन था, मुझे तो अब यही लगता है। और 2 अक्टूबर का इंसिडेंट मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, और कैसे मतलब जो थोड़ा सा रिश्ते में गुंजाइश भी थी वो 2 अक्टूबर को इन दोनों माँ बेटों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। उस दिन समझ में आ गया था कि हाँ, रिश्ता तोड़ने के ही मकसद से दोनों लोग आए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी वाइफ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाए, ऐसा इल्ज़ाम जो उसके व्यक्तित्व में नहीं है कभी भी, और वो इंसिडेंट किसी और को फेस ना करना पड़े जो मैंने फेस किया। एंड इतना इनसेंसिटिव पति और सास किसी को ना मिले जो बोलने से पहले सोचे ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप लोग के भी सेम ऐसा कुछ इंसिडेंट है तो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ जागरूकता, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मेरा मकसद इन इंसिडेंट्स को बताने का यही है कि जो मेरे साथ हुआ, ये मेरा हस्बैंड कर रहा था, वो किसी और का हस्बैंड या किसी और की वाइफ
उस अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ ना करें। इससे सबक लीजिए और ये चीज़ें को कभी ज़िंदगी में अपने दोहराइएगा नहीं। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स करते रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।